जब किसी भी देश की सरकार और उनके लीडर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं तो उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है या क्रेटोस का मतलब होता है रूल। मोनार्की क्या होती है सर? ये वो गवर्नमेंट होती है जहां पर हेड ऑफ द नेशन जो होता है वो राजा होता है और राजा अपनी मनमानी करता है और राजा अपने आप से रूल करता है। क्या हम पाकिस्तान को यहाँ पर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन तो करवाए सर। हमने क्या बोला कि रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इलेक्शन तो हुए वहां पर, लेकिन क्या पाकिस्तान यहाँ पर डेमोक्रेसी था? ऑब्वियसली नॉट सर। लोग किसी भी राजा की प्रजा नहीं है कि राजा ने कुछ भी बोला और लोगों को सुनना है। लोग स्वयं रूल कर रहे हैं, दे आर सिटीजन्स। वो अपने लिए स्वयं नियम कानून बना रहे हैं। हेलो जो है, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का पहला चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है जिसके ऊपर हम बहुत बचपन से ही बात करते आए हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी क्यों होती है। जब हम बात बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि सर डेमोक्रेसी की एक बेसिक सी डेफिनेशन तो हम सबने पढ़ रखी है कि सर अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। और ये तो हम सबको पता ही है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो इस पे इतनी बड़ा चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है। तो बच्चा बेसिकली जरूरत यह है कि इस चैप्टर के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। राइट, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो हमें पता है, बट व्हाट मेक्स अ डेमोक्रेसी? क्या हर कंट्री में जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है वो सेम होती है या वहां पर कोई अलग व्यवस्था देखने को मिलती है, या फिर हर जगह डेमोक्रेसी एक जैसी ही होती है? और अगर कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी है तो क्या वो सच में डेमोक्रेसी है या फिर सिर्फ वो प्रिटेंड करने के लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जा रहा है? तो बहुत सी चीजों के ऊपर इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बट आई होप आप सभी लोग जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, एंड ये बेसिकली सिंपल डेफिनेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है ये चैप्टर कि भाई डेमोक्रेसी क्या हो सकता है और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि डेमोक्रेसी किन किन चीजों को बोलते हैं। उसके अलावा क्या क्या फीचर्स हैं जिनको हम लेकर चल सकते हैं और हम उनको बोल सकते हैं कि जी हाँ सर, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दिस इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राइट, तो बेसिकली हम पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हम देख रहे हैं कि हर जगह लोग यही बात करते हैं कि सरकार सर ऐसी होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? व्हाई ओनली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली? हम किसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या हमें और कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है अक्रॉस द वर्ल्ड? तो जी हाँ सर, हमें दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो देखो भाई, डेमोक्रेसी तो सबसे पहले बेसिक हमने पढ़ ही ली है कि डेमोक्रेसी इज सर रूल बाय द पीपल। जहां पर लोग रूल करते हैं उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही सर। तो उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी और रशियन रेवोल्यूशन में भी मैंने आपको कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बताया था, जहां पर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की क्या होती है सर? ये वो गवर्नमेंट होती है जहां पर हेड ऑफ द नेशन जो होता है वो राजा होता है और राजा अपनी मनमानी करता है और राजा अपने आप से रूल करता है। उसके अलावा सर, उसके अलावा एक होती है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है कि जहां पर एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहा है, जहां पर कोई एक ग्रुप नहीं बल्कि कुछ लोग साथ में आकर रूलिंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ओलिगार्की। तो जहां कहीं पर भी अ ग्रुप ऑफ पीपल रूल, दैट इज नोन एज ओलिगार्की। की एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल जहां पर रूल कर रहा है वो हो गया ओलिगार्की। और फिर आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है सर? जहां पर मिलिट्री जनरल का रूल होता है उसको कहा जाता है डिक्टेटरशिप। आई होप एक बेसिक सा आइडिया आप लोगों को लगा होगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या है, अपने लीडर्स को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। मोनार्की के अंदर सर राजा हेड होता है और राजा जो चाहे वो करता है। ओलिगार्की के अंदर कुछ लोग मिलकर रूल करते हैं, मतलब वहां पर कोई सिंगल हेड ऑफ द नेशन या कोई सिंगल रूलर नहीं होगा, बल्कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ मिलकर रूल कर रहे हैं। एंड देन आती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है? कोई मिलिट्री जनरल, आपकी क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर है हिस्ट्री का, हिटलर एंड द राइज ऑफ नाजिज्म इन
जर्मनी वाला जो चैप्टर है, वहां पर हम क्या बात करेंगे कि भाई हिटलर ने कैसे पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। ही वॉज अ मिलिट्री जनरल, वो मिलिट्री से ही आया था, फिर मिलिट्री की सुप्रीम पोजीशन पे गया और फिर देश की सत्ता पर उसने काबू कर लिया। तो जहां कहीं पर भी मिलिट्री जनरल का रूल चलता है उसको बोला जाता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप भी एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई जहां पर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी मनमानियां चला रहे हैं। तो ये सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे सोशलिज्म, सोशलिज्म तो सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। थियोक्रेसी, जहां पर रिलीजन के हिसाब से नियम कानून चलते हैं। कॉलोनियलिज्म, जहां पर दूसरी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करती है। टोटलिटेरियनिज्म, जहां पर किसी एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट का रूल चलता है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, जहां पर रिच पीपल जो हैं किसी भी कंट्री के, वो रूल कर रहे होते हैं, उसको बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि सर इन सब में से वाई इट इज ओनली डेमोक्रेसी दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो भाई, डेमोक्रेसी के बारे में समझने से पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन को लेकर चलते हैं और फिर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं और फिर आखिरी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी किसको बोल सकते हैं। देखो भाई, डेमोक्रेसी एक सिंपल से शब्दों में हम देखें तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में भी आपको डिफरेंस पता होगा, बेसिक सा बच्चा लोग। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, रिपब्लिक, इसको ऐसे याद रखो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जहां पे सिर्फ हम हेड ऑफ द नेशन की बात कर रहे हैं तब हम बोलते हैं रिपब्लिक की। किसी भी राज्य का जो हेड है वो अगर इलेक्टेड है तो उस कंट्री को रिपब्लिक बोला जाता है। मेरी बात समझना, अगर किसी भी कंट्री का हेड वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड है तो उस कंट्री को रिपब्लिक बोला जाता है। जैसे भारत इज रिपब्लिक, क्यों? इंडिया रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि सर यहां पे जो हेड ऑफ द नेशन है वो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट इलेक्टेड है इनडायरेक्टली। वहीं पे ब्रिटेन, ब्रिटेन के हेड ऑफ द नेशन कौन है सर? किंग। क्या वो इलेक्टेड है? नहीं, तो ब्रिटेन मोनार्की है। अब हम किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कब बोलते हैं? जब उसकी गवर्नमेंट या उसके लीडर्स और गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जब किसी भी देश की सरकार और उनके लीडर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं तो उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है, या क्रेटोस का मतलब होता है रूल। तो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ द पीपल। लेकिन सर लोगों का रूल कैसे हुआ? हमारे यहां तो नेता रूल करते हैं। देखो, बेसिकली डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट उससे पहले हम एक बेसिक सी डेफिनेशन बिल्ड कर लेते हैं कि सर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स को इलेक्ट कौन करता है? लोग इलेक्ट करते हैं। पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे इलेक्ट करते हैं सर? इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू। इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है और उसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। अब डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है बच्चा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस डेमोक्रेसी को कहा जाता है जहां पर देखो रूल बाय द पीपल, जहां पर लोग रूल कर सकें। अब लोग रूल अपने आप को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीके से कैसे कर रहे हैं कि खुद आकर नियम कानून बना रहे हैं। जैसे सपोज किसी देश के अंदर अगर सारे लोग एक साथ बैठ पा रहे हैं और सारे लोग एक साथ मिलकर नियम कानून बना सकते हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया जैसी लार्ज कंट्री पे जहां पर पॉपुलेशन कुछ इतनी ज्यादा बड़ी है, हर एक व्यक्ति को साथ लेकर आ पाना पॉसिबल नहीं है, राइट? और उसके अलावा जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को पता हो कि सही डिसीजन क्या हो या एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो पाए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ किसी डिसीजन पर लेकर आना इम्पॉसिबल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बिहाफ में हम रूलर्स को आई एम सो सॉरी, अपॉलॉजीज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बिहाफ में हम रूलर्स को इलेक्ट कर लेते हैं। हम देखो भाई, हम क्या करते हैं, 10 लाख लोगों के बीच में एक बंदे को इलेक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर लोग डायरेक्टली तो रूल मेकिंग नहीं कर रहे हैं बट हाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत के अंदर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हर जगह पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही फॉलो होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए अभी तक ऐसी कोई मेजर कंट्री नहीं है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। ठीक है सर, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और बाद में वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे आकर लोगों के लिए नियम कानून बनाते हैं। बट सर
यहीं पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि क्या लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया तो ठीक है, काम हो गया। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होने चाहिए, वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में। तो देखो भाई, जब हम डेमोक्रेसी की इस डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक कंट्री कहां पर डेमोक्रेसी है, एक कंट्री कहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे कि म्यांमार के अंदर बहुत लंबे वक्त तक आर्मी रूल था, तो क्या आर्मी को लोगों ने इलेक्ट किया था? नहीं, तो मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं थी, राइट? वो डेमोक्रेसी नहीं थी। पीपल का कोई भी से नहीं था डिसीजन में, लोगों को कोई भी पूछ नहीं रहा था कि भाई डिसीजन मेकिंग हमें कैसे करनी है। उसी तरीके से चिली, चिली कहाँ की कंट्री है सर? ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। चिली में एक डिक्टेटर थे, पिनोशे, पिनोशे नाम था उनका। तो पिनोशे ने अपनी डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश किया था, तो क्या वो डेमोक्रेसी हुई? नहीं सर। जर्मनी की बात करूं, हिटलर ने वहां पर अपनी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश की थी, क्या वो डेमोक्रेसी था? नहीं सर। हम देखते हैं मसूलिनी इटली के अंदर, वो अपनी मनमानी कर रहा था, ही वॉज अ मिलिट्री जनरल, क्या वहां पर डेमोक्रेसी थी? नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने रूलर्स को नहीं चुना था और लोगों के पास कोई भी राइट नहीं था कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, राइट? इनफैक्ट सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया के अंदर जब किंग रूल कर रहा है तो क्या वहां पर लोगों के पास कोई हक है? नहीं। क्या लोगों ने किंग को इलेक्ट किया? नहीं। तो मतलब एक सबसे बेसिक डेफिनेशन डेमोक्रेसी की क्या होगी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहां पर रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं। कैसे? थ्रू द सिस्टम ऑफ वोटिंग। बिल्कुल सही सर। लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन करना या इलेक्शन करवाना दैट इज ओनली डेमोक्रेसी? मतलब जिन भी कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं और जहां पर रूलर्स को इलेक्ट किया जा रहा है, क्या वो डेमोक्रेसी है? क्या सिर्फ इलेक्शन करवा देना, क्या सिर्फ इलेक्शन करवा देना और इलेक्टेड गवर्नमेंट होना ही डेमोक्रेसी होती है? नहीं। हमारे पास बहुत से सवाल हैं जो हमें पूछने हैं कि सर डेमोक्रेसी क्या सिर्फ इलेक्शन करवाना और वोटिंग करना ही होता है? जैसे हमारा सबसे पहला सवाल यह होता है कि भाई इस डेफिनेशन के अंदर रूलर्स कौन है? जो हमने ये डेफिनेशन दी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो यहां पर रूलर्स कौन होंगे, राइट? किन ऑफिशियल्स को हमें इलेक्ट करना है गवर्नमेंट के अंदर ताकि उसको डेमोक्रेसी कह सकें? क्या सभी ऑफिसर्स को इलेक्टेड होना चाहिए? और जिनको इलेक्टेड नहीं होना चाहिए तो वो कौन से ऑफिसर होंगे? और जिन ऑफिसर्स को इलेक्ट नहीं किया गया है उनके पास कौन सी पावर्स होंगी? फिर किस टाइप के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं? ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं जहां पर हम एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं? फिर आता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन रूलर्स को इलेक्ट करेंगे? क्या सभी के पास ये हक है कि वो रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास ही ये राइट होता है? और नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? क्या सिर्फ इलेक्टेड रूलर्स को चुन लेना, मतलब रूलर्स को इलेक्ट कर लेना, क्या वही डेमोक्रेसी है? और जब एक रूलर को इलेक्ट कर लिया गया है तो क्या वो अपनी मनमानी कर सकता है? क्या अब उसका वो जो चाहे वो कर सकता है? क्योंकि उसे तो लोगों ने चुना है, तो सिर्फ उसे चुन लेना ही क्या डेमोक्रेसी हो सकता है? जब हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे तो हमें समझ आना शुरू हो जाएगा कि सर डेमोक्रेसी क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हमारे देश में कई सारी, मतलब हमारे विश्व में कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कहने को तो डेमोक्रेटिक अपने आप को कहना चाहती हैं, लेकिन उनके जो फीचर्स हैं वो डेमोक्रेटिक फीचर्स नहीं है। और एक आखिरी सवाल कि क्या भाई एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये सरकार का आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों के, अपने सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करे? तो एक एक करके हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कहानियों के थ्रू। अलग अलग जगहों पर हम केस स्टडीज पे जाएंगे और उन्हीं कहानियों के थ्रू हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां पे डेमोक्रेसी है या नहीं है, और उसी के साथ साथ हम फीचर्स को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली कहानी हमारी आती है हमारे परम मित्र, भारत के परम मित्र पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली क्या होता है, पाकिस्तान का फॉर्मेशन भी आपको पता ही है कि जब भारत आजाद हुआ था तब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था 14 अगस्त 1947 में। उसके बाद वहां पर सरकार कुछ अप डाउन चलती रही। 1999 में क्या होता है, अक्टूबर 1999 में वहां के मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री कूप का मतलब क्या होता है बच्चे? मिलिट्री कूप का मतलब होता है कि मिलिट्री ने विद्रोह कर दिया और सरकार को, सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। तो 1999 में क्या हुआ, इन महाशय जी ने, ये मिलिट्री जनरल थे, इन्होंने मिलिट्री के साथ मिलकर सरकार की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह इलेक्ट कर लिया। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है?
सर चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब सबसे बड़ी पद, जैसे हमारे यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है कि प्रेसिडेंट के कहे बिना कोई भी नियम कानून लागू नहीं होगा। प्रेसिडेंट अल्टीमेट अथॉरिटी है जिसके कहने के बाद ही कोई नियम कानून लागू होगा। तो इन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का घोषित कर दिया। आगे चलकर उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट कह लिया, उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बना लिया कि नियम कानूनों को बदलकर क्या बोला कि नहीं भाई, पहले मैं चीफ एग्जीक्यूटिव, अब मैं प्रेसिडेंट। 2002 में उन्होंने पाकिस्तान में रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, ये रेफर शब्द से निकला है, आपको समझ आ रहा होगा। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि आप अपने देश के अंदर सपोज कोई नियम कानून बनाना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप अपने लोगों से पूछकर ये नियम कानून बनाएं, अपने देश की जनता से पूछकर ये नियम कानून बनाएं। तो उनका मत लेने के लिए आप समझ सकते हैं कि इनफॉर्मल वोटिंग काइंड ऑफ करवाते हैं कि हाँ भाई हमें एक आइडिया लग जाए कि कौन व्यक्ति क्या चाहता है। तो 2002 में इन्होंने पाकिस्तान में रेफरेंडम कराया इस बात को लेकर कि क्या मैं आपका प्रेसिडेंट हूं तो आपको कोई दिक्कत है। रेफरेंडम के जो रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में तो ये निकल कर आया कि नहीं, लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है, और ये अगले 5 साल के लिए खुद को प्रेसिडेंट बनाकर कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा कि भाई ये रेफरेंडम फेक था, ये रेफरेंडम खरीदा हुआ था, ये ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन था, लोगों को फोर्स किया गया था, और ये रेफरेंडम केवल दिखावे का था। लोग सच में जनरल परवेज मुशर्रफ को नहीं चाहते थे, ये रेफरेंडम एक फ्रॉड था। अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया विच वॉज कॉल्ड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और इसके थ्रू उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। पाकिस्तान के संविधान को बदलकर उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा पावर दे दी कि अब प्रेसिडेंट के हाथ में यह पावर है कि वो स्टेट असेंबली और कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको डिसमिस कर सकता है जब चाहे तब। मतलब क्या हुआ कि राज्य का जो पार्लियामेंट है, राज्य की जो असेंबली है, और जो कंट्री की असेंबली है, कंट्री की पार्लियामेंट है, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट उसको जब चाहे तब डिसमिस कर सकता है ऑन हिज ओन। उसको लगता है कि ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो वो कभी भी उसको डिसबैंड कर सकता है। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, एनएससी। इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बेसिकली मिलिट्री के ही सारे लीडर्स थे, मिलिट्री के ही ऑफिसर्स थे। इसको सेटअप किया गया परवेज मुशर्रफ जी के द्वारा। और अब इस मिलिट्री काउंसिल का क्या काम है, ये बात ध्यान से सुनना। अब क्या होगा कि देखो भाई, हमारी कंट्री में हमारे लिए नियम कानून कौन बनाता है, हमारी कैबिनेट। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं साथ में, वो सब कैबिनेट मिलकर नियम कानून बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि भाई आर्मी का जो ये ग्रुप बनाया ना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर सारे टॉप नॉच आर्मी लीडर्स होंगे, और ये आर्मी लीडर्स देखेंगे कि कैबिनेट कैसे काम कर रहा है। ये आर्मी लीडर्स ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट ढंग से नियम कानून बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और इन्हीं के कहने पर नियम कानून बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बेसिकली यहां पर अल्टीमेट पावर किसके पास है सर, आर्मी ऑफिसर्स के पास। क्या 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 आपको लगता है कि सर यहां पर पावर जो है वो कैबिनेट के पास है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है कैबिनेट के पास पावर। कैबिनेट को किसके अंडर में रख दिया गया है? कैबिनेट को रख दिया गया है आर्मी के अंडर में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में। और अब उन्हीं के कहने पर ये जो कैबिनेट है वो काम करेगी और नियम कानून बनाएगी। बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्टेड पार्लियामेंट तो है, इलेक्टेड कैबिनेट तो है, इलेक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है सर? आर्मी के हाथ में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में। अब इन सब नियम कानूनों को पास कराने के बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या कहा कि भाई हम इलेक्शन करवाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए गए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, और जो लोग इलेक्ट होकर आए, जो लीडर्स इलेक्ट होकर आए, उनके हाथ में पावर थी। लेकिन फाइनल पावर किसके हाथ में थी? जनरल परवेज मुशर्रफ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में। अब क्या हम पाकिस्तान को यहां पर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन तो करवाए सर। हमने क्या बोला कि रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इलेक्शन तो हुए वहां पर, लेकिन क्या पाकिस्तान यहां पर डेमोक्रेसी था? ऑब्वियसली नॉट सर। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान वॉज नॉट अ डेमोक्रेसी। क्यों भाई? पहली चीज, नेशनल असेंबली, जो देश की असेंबली है, देश की पार्लियामेंट है, और जो स्टेट की असेंबली है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, इनके पास डिसीजन लेने की कोई पावर है क्या? नहीं है सर। डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है सर? आर्मी के मेंबर्स के हाथ में। तो क्या आर्मी के मेंबर्स इलेक्टेड है? नहीं सर, वो इलेक्टेड नहीं है, उन्हें चुना नहीं गया है। मुशर्रफ और उनके आर्मी ऑफिशियल्स, इनके पास सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग पावर है। बात समझे मेरी? इनके पास सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग पावर है। अब इसी प्रकार के कुछ काम जो हैं ये कई सारे डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर क्या होता है, एक अथॉरिटेरियन रेजाइम सेटअप हो जाती है। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है
कि भाई दिखाने के लिए तो कोई और लीडर है लेकिन अथॉरिटी किसी और के हाथ में है। तो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को तो इलेक्ट किया गया, लेकिन रियल पावर किसके हाथ में थी? जो सत्ता में नहीं है, जिनको चुना नहीं गया है, लोकल पीपल। अब यहां पर बात निकल कर आती है कि सत्ता सर लोकल लोगों के हाथ में होना चाहिए, जिन्हें लोगों के द्वारा चुना गया है, राइट। किसी भी आर्मी या एक्सटर्नल बाहर, देश के बाहर किसी व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, उन्हीं के हाथ में होने चाहिए जिनको लोगों के द्वारा चुना गया है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला फीचर क्या है डेमोक्रेसी का बच्चे? कि डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होना चाहिए? उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिसे लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। माना आपने उनको इलेक्ट कर लिया लेकिन आपने कोई उनको पावर ही नहीं दी। हमने इलेक्शन तो करवाए लेकिन उनको कोई पावर ही नहीं दी, तो किस काम के इलेक्शन? तो डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर यही है कि पावर उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिसे लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है चाइना की। चाइना के अंदर, चाइना की जो नेशनल पार्लियामेंट है, वहां पर हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। उनकी पार्लियामेंट को उनकी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है क्वानगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई। क्वानगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर यही सबसे मेजर, ये जो उनकी पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसके पास ये पावर है कि ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहां पर भी प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट को चाइना के अंदर इलेक्ट करने का जो पावर है वो इसी कांग्रेस के पास है। हर 5 साल में इसके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ओके सर। अब इस पार्लियामेंट में लगभग 3000 मेंबर्स हैं। 3000 मेंबर्स हैं। 3000 मेंबर्स हैं। पूरे देश से 3000 मेंबर्स चुने जाते हैं। इनफैक्ट कुछ मेंबर्स आर्मी से भी चुने जाते हैं। लेकिन चाइना के अंदर एक ही चीज है, क्या? कि किसी भी मेंबर को अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो उसे पहले एक पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो कौन सी है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना इज अ वन पार्टी डेमोक्रेसी। वन पार्टी डेमोक्रेसी, मेरी बात समझना। चाइना के अंदर केवल और केवल एक ही पार्टी है और वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना के अंदर केवल और केवल एक ही पार्टी है, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो सर ये इलेक्शन में क्या लड़ते होंगे? इलेक्शन में पार्टी के बीच में इलेक्शन नहीं हो रहा है, मेंबर्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है। कि सपोज एक ही पार्टी से 4 मेंबर खड़े कर दिए गए और बोला कि अब आप इनमें से चुन लो। तो चाइना के अंदर केवल और केवल वन पार्टी डोमिनेंस है। देयर इज ओनली वन पार्टी रूल, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना के अंदर इलेक्शन कौन लोग लड़ सकते हैं सर? जो सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट 2002 में भी जो इलेक्शन हुए उसमें भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर को ही अलाउ किया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए। और गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली हमेशा कौन बनाएगी सर? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कि रेस में मैं दौड़ ही अकेला रहा हूं, मेरे ग्रुप के ही बंदे दौड़ रहे हैं तो मैं ही जीतूंगा। तो सर चाइना में केवल और केवल एक ही पार्टी है, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और जिस भी मेंबर को अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मैक्सिको की कहानी पे। ठीक है, मैक्सिको की कहानी पे आ जाते हैं हम लोग। साउथ अमेरिका में ये कंट्री है। चाइना में हमने क्या देखा? सिर्फ एक ही पार्टी है। मैक्सिको के अंदर ऑल्दो मल्टीपल पार्टीज हैं। मैक्सिको 1930 में आजाद हुआ था और 1930 के बाद हर 6 साल में यहां पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन होते हैं। इस कंट्री में कभी भी किसी मिलिट्री डिक्टेटर का रूल नहीं रहा है और यहां पर रेगुलर इलेक्शन होते रहे हैं। लेकिन 2000 के बाद से, सिंस ईयर 2000, हर इलेक्शन को सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही है जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सर आप बोलेंगे PRI कैसे? बेसिकली वहां पे जो एब्रीविएशन होता है उसको उल्टा लिखा जाता है। तो PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, राइट। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको के अंदर सन 2000 से हर साल इलेक्शन होते हैं। लेकिन उस इलेक्शन को एक ही, ऐसे तो 1930 से हो रहे हैं लेकिन 2000 के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है, एंड दैट इज PRI। रीजन क्या है? अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं लेकिन वो जीत नहीं पाती हैं। क्यों? कहा जाता है कि PRI कई सारी गलत ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको फोर्स किया जाता है कि भाई आप पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करें, PRI की मीटिंग्स को अटेंड करें और पार्टी को ही वोट दें। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप PRI को ही वोट करेंगे। मीडिया जो है,
मीडिया केवल और केवल पीआरआई पर फोकस करती है, पीआरआई के अच्छे कामों पर फोकस करती है, और दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं हर समय उनकी केवल बुराई ही करती रहती है। कई बार इलेक्शन के दिन लास्ट टाइम पे पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया जाता है कि आपको पता है, पहले बताया गया कि भाई आपको यहां पर आके वोट डालना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिया गया कहीं और आप वोट ही नहीं डाल पा रहे, और वहां पर सिर्फ वही मेंबर्स पहुंच पाए जो पीआरआई को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट कई सारे मेंबर्स को डराया धमकाया जाता है वोट करने के लिए। पीआरआई बहुत सारा पैसा बांटती है लोगों से वोट खरीदने के लिए, बात समझना, लोगों से वोट खरीदने के लिए। अब हमने चाइना और मैक्सिको की कहानी सुनी। चाइना में हमने क्या देखा कि अगर किसी भी बंदे को इलेक्शन लड़ना है तो वो किस पार्टी से होना चाहिए? सर वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से होना चाहिए। और दूसरी चीज हमने क्या देखी? दूसरी चीज हमने देखी कि मैक्सिको के अंदर ऑल्दो कई सारी पार्टीज हैं, लेकिन वहां पर इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पीआरआई जीत रही है। चाइना में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या लोगों के पास कोई चॉइस है? नहीं सर, उनके पास सिर्फ एक ही पार्टी है और उन्हें उसी पार्टी में से लोग चुनने हैं। मैक्सिको के अंदर लोगों के पास चॉइस तो है, हमें दिख तो रहा है कि चॉइस है, लेकिन क्या लगता है सच में उनके पास कोई चॉइस है? क्या सच में उनके पास चॉइस है? क्या रूलिंग पार्टी के हारने का कोई भी चांस है? बिल्कुल नहीं है सर। तो यहीं से हमारे पास आ जाते हैं डेमोक्रेसी के सेकंड और थर्ड फीचर कि भाई सिर्फ इलेक्शन कराना ही सफिशिएंट नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ इलेक्शंस कराना ही सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ चुनाव कराना ही सफिशिएंट नहीं है। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, अगर इलेक्शन करवाए जा रहे हैं तो लोगों के पास सच में कोई चॉइस होनी चाहिए चुनने के लिए, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि भाई ये नहीं तो एटलीस्ट ये चुन सकें, तो लोगों के पास कुछ चॉइस तो हो। और जब इलेक्शन करवाए जा रहे हैं तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, और जब लोगों का मन हो लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हटा सकें और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकें। तो दूसरा फीचर हमारे पास क्या है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जहां पर जिनके पास अभी सत्ता है उनके हारने के पूरे चांसेस हो, उनके पास ये खौफ हो कि हाँ हम हार सकते हैं, तभी वो डेमोक्रेसी है। मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी के पास इक्वल चांस होना चाहिए जीतने का, और इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम, तो यहां पर हमने दो बातें सीखी कि पहली चीज लोगों के पास सच में कोई चॉइस होनी चाहिए, और दूसरी चीज इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए जहां पर हर पार्टी के जीतने का मौका होना चाहिए। अब आता है हमारा तीसरा सवाल कि वोट कौन करेगा, कौन चुनेगा। अब इसमें कुछ कहानियां सुनते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर 2015 तक विमेन को राइट टू वोट नहीं था, महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। इनफैक्ट हमने फ्रांस में भी देखा था, फ्रांस में याद है ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहां पर भी विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। सऊदी अरेबिया के अंदर विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। एस्टोनिया ये बेसिकली रशिया के बगल में जो आप कह सकते हैं बाल्टिक कंट्रीज हैं उसका एक पार्ट है। एस्टोनिया ने कुछ ऐसे नियम कानून बनाए हैं जहां पर रशिया से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाता है। मतलब एस्टोनिया के अंदर अगर रशिया का कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको राइट टू वोट नहीं दिया जाता है। फिजी जो कि एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, फिजी के अंदर क्या किया गया है ना कि जो फिजी के लोकल लोग हैं उनके वोट की ज्यादा वैल्यू होगी एज कंपेयर टू द वोटर्स ऑफ आउटसाइडर्स। आप पूछेंगे ये कैसे? सपोज टोटल 50 लोगों ने वोट किया, एक व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को भी 50 लोगों ने वोट किया, तो आप बोलेंगे सर दोनों को तो बराबर वोट मिले। लेकिन इस व्यक्ति को फिजी के जो ओरिजिनल लोग थे उन्होंने 40 वोट दिए और बाहर के लोगों ने 10 वोट दिए, और इस व्यक्ति को 30 लोग आउटसाइडर थे, 30 फिजी के लोग थे और 20 लोग आउटसाइडर थे। ज्यादा वोट फिजी के लोगों के किसको मिले हैं सर? इस व्यक्ति को। तो ऑब्वियस सी बात है ये जीतेगा, ये नहीं जीतेगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पर वोट की वैल्यू चेंज हो जा रही है। अगर आप उस देश के लोकल नागरिक हैं तो आपके वोट की वैल्यू ज्यादा है, अगर आप बाहर के नागरिक हैं तो आपके वोट की वैल्यू कम है। अब यहीं पर आती है अगला फीचर कि भाई डेमोक्रेसी में आप वोटिंग राइट्स तो दे रहे हैं, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज क्या कि हर एक व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, और दूसरी चीज हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए, और हर वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं लोकल व्यक्ति हूं तो मेरे वोट की ज्यादा वैल्यू है, कोई दूसरा आउटसाइडर है तो उसके वोट की वैल्यू नहीं है, या फिर सिर्फ हम रिच लोगों को वोटिंग राइट दे रहे हैं, गरीब लोगों को नहीं दे रहे हैं, या फिर सिर्फ हम मेन को वोटिंग राइट दे रहे हैं, वुमेन को नहीं दे रहे हैं। तो इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक व्यक्ति के पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए और सबके वोट्स की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं जिम्बाब्वे के अंदर। जिम्बाब्वे की कहानी को पढ़ते हैं कि भाई क्या सरकार को जब चुन लिया गया तो अब सरकार कुछ भी कर सकती है? क्या सिर्फ सरकार चुनना ही इज द ओनली थिंग, या फिर सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है?
अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोगों ने एक बार अपनी सरकार को चुन लिया है, तो अब उस चुनी हुई सरकार के पास क्या बहुत हर एक तरह की पावर है? क्या उस चुनी हुई सरकार अब वो कुछ भी कर सकती है? क्या उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है? राइट? तो अब इसके ऊपर हम बात करते हैं, तो जिम्बाब्वे की कहानी के थ्रू इसको समझते हैं। देखो भाई, जिम्बाब्वे के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज का कंट्रोल था, लेकिन जिम्बाब्वे 1980 में आजाद हो गया। जानू पीएफ करके एक पार्टी है, ये वो पार्टी थी जिसने जिम्बाब्वे को आजाद कराया 1987, मतलब 1980s में। और 1987 से जब जिम्बाब्वे में इलेक्शन होने शुरू हुए तो ऑब्वियस सी बात थी कि सर इसी पार्टी को जीतना था। अब देखो, जिम्बाब्वे में भी इलेक्शन होते थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते थे, लेकिन उसको सिर्फ जानू पीएफ जीतता था। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। इनको लोग बहुत पॉपुलर सपोर्ट देकर रखे हुए थे, इनको लोग बहुत सपोर्ट करते थे, इनको लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ही इज द पर्सन जिन्होंने जिम्बाब्वे की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और जिम्बाब्वे को आजाद कराया था। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को समझ आने लगा कि सर इनका जो तरीका है रूल करने का वो बहुत अनफेयर है। ही इज नॉट रूलिंग इन अ राइट वे। ये बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस को मतलब क्या कि ये चीटिंग करते हैं और गलत गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू इलेक्शन जीतते हैं। इनकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे चेंजेस किए। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है बदलाव, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है बदलाव। तो इनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे कि प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी गई, ज्यादा पावर दे दी गई, और उसको कम अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? देखो भाई, अकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि अगर मैं सरकार में हूं और लोगों ने मुझे अपना नेता बनाया है, सपोज हमने इलेक्शन कराया और आप सभी लोगों ने मुझे चुना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों की क्वेरीज को सुनूं, मैं आप लोगों की दिक्कतों को सुनूं और आपके लिए काम करूं, है ना, आपके लिए मैं ट्रू रहूं। लेकिन प्रेसिडेंट को जब इतनी पावर दे दी गई तो अब इन्होंने छोड़ दिया कि हमें लोगों से मतलब नहीं, मुझे क्या ही करना, मेरे पास तो खुद इतनी सत्ता है, तो मैं लोगों की नीड्स और डिमांड्स पर फोकस क्यों करूं, मैं लोगों की नीड्स और डिमांड्स के ऊपर बात क्यों करूं। अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग और वर्कर्स को अपोज किया जाता था, हरास किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को रोक दिया जाता था। लोगों को प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं था, डेमोन्स्ट्रेशन करने का हक नहीं था, और उसको इलीगल घोषित कर दिया गया कि अगर आपने सरकार के अगेंस्ट में विरोध किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इनफैक्ट एक ऐसा नियम पास किया गया कि लोग अपने प्रेसिडेंट को अपोज नहीं कर सकते हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, वो उनके विरोध में कुछ बोल नहीं सकते हैं। और जब लोग इस चीज को लेकर कोर्ट पहुंचे तो सरकार ने कोर्ट की बातें में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी बातें मानने से भी मना कर दिया कि हम जुडिशरी को नहीं मानेंगे, हम नियम कानून को नहीं मानेंगे। अब व्हाट डू यू थिंक, डजंट इट टेक्स आउट कि भाई ऑब्वियसली अगर किसी ने सरकार को इलेक्ट कर लिया है तो सिर्फ सरकार को इलेक्ट कर लेना इज नॉट द ओनली थिंग कि भाई अब मुगाबे जी को इलेक्ट कर लिया तो वो अपनी मनमानी चलाएंगे, नहीं। अब लोगों ने इस चीज से नाराज होकर क्या किया, 2017 में प्रेसिडेंट मुगाबे को ऑफिस से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, कुछ इसी तरीके से। अब क्या हुआ, इससे हम आते हैं अगले पॉइंट में कि देखो भाई, एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने नीड्स और एस्पिरेशंस आगे रख सकें। ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने अपनी सरकार को चुना है तो उनके पास ये पूरा हक है कि वो अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस को आगे लाकर रख सकें, वो अपने एस्पिरेशंस को बता सके सरकार को, और वो ये दिखा सके कि हमारी जरूरतें क्या हैं। और जब सरकार अच्छा काम ना कर रही हो तो उसको विरोध करने का भी हक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि देश जला देना चाहिए, लेकिन हाँ, एक नॉर्मल प्रोटेस्ट करने का हक एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास होना चाहिए। उनके पास इतने राइट्स होने चाहिए कि भाई अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकें, वो उसके खिलाफ बोल सकें। और यहीं से नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक सरकार को क्या करना है, सरकार को लोगों के बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट करना है। ये बेसिक राइट्स क्या है? पहली चीज, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो जो चाहे वो सोच सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को हानि पहुंचाएं बोलकर, लेकिन हाँ, आपको पीसफुली एक्सप्रेशन का हक होना चाहिए। आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए कि आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप पब्लिक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन नियम कानून के दायरे में रहकर कीजिए। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट एंड टेक पॉलिटिकल एक्शंस, कि भाई आपके पास प्रोटेस्ट करने का भी फ्रीडम होना चाहिए और आप पॉलिटिकल एक्शंस भी ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जनरली प्रोटेस्ट वगैरह जब भी कभी होते हैं ना, तो आप सरकार को, पुलिस को पहले बताते हैं इस चीज के बारे में कि भाई आज हम इस जगह पे ये करने वाले हैं। आप उनसे परमिशन मांगते हैं, आप उनको आइडिया देते हैं।
कि भाई आज हम यहां पर रैली निकालने वाले हैं, फिर पुलिस से आप परमिशन लेते हैं, उसके बाद रैली निकालते हैं। तो आप परमिशन लेकर नियम कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप जबरदस्ती तोड़फोड़ मचा रहे हैं या जला रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि सरकार ने पूरी तरीके से मना किया हुआ है कि लोग हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों के पास एटलीस्ट इतने राइट्स होने चाहिए कि वो प्रोटेस्ट कर सकें और पॉलिटिकल एक्शंस ले सकें। दूसरी चीज, एक देश के अंदर नियम कानून फॉलो होने चाहिए। हमारी जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो जुडिशरी या लॉ कोर्ट जो है उनको रोक सके। और नियम कानून सबके ऊपर बराबरी से लागू होने चाहिए कि भले ही वो रईस हो, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, नियम के आगे हर एक व्यक्ति बराबर होना चाहिए। अगर किसी भी क्राइम के लिए कोई सजा गरीब के लिए है तो सेम वो सजा अमीर के लिए भी होनी चाहिए। और इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा सर? जुडिशरी। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके अगेंस्ट में अगर कुछ बुरा हो रहा है, आपके नियम कानूनों का हनन हो रहा है, तो आप कहां जाते हैं सर? ऑब्वियसली कोर्ट में जाते हैं। और अगर कोर्ट के पास ही पावर नहीं है सर, हमारे अदालत के पास ही पावर नहीं है, तो आपको कौन बचाएगा फिर नियम कानूनों से? आपको कौन बचाएगा गवर्नमेंट के एक्सेसेस से? तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर एक फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, जिसके पास ये पावर हो कि वो लोगों को गवर्नमेंट के एक्सेसेस से बचा सके और उसके नियम कानून हर कोई माने, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उसके नियम कानूनों को माने। तो भाई यहीं से हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि ऐसा नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, चूंकि उसको लोगों ने इलेक्ट किया है, तो वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास भी कुछ ड्यूटीज हैं, उसको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानना पड़ेगा। देखो, सिटीजन्स के पास तो राइट है, ठीक है, लोगों ने अपनी गवर्नमेंट चुन ली, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? उसे कुछ बेसिक रूल्स को मानना पड़ेगा, उसे लोगों को इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे, जो माइनॉरिटीज हैं, जिनकी संख्या कम है देश के अंदर, उनको कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। और कोई भी मेजर डिसीजन अगर देश के अंदर लिया जा रहा है तो सबसे कंसल्ट करके ही लिया जाएगा। ऑल दो भाई कुछ मेंबर्स इलेक्टेड हैं, कुछ मेंबर्स इलेक्टेड नहीं है, लेकिन सबके पास इक्वल पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा जो एग्जाम क्वालिफाई करके ऑफिसर बना है तो उसको कोई पावर नहीं दी जा रही है, और जो इलेक्ट होके आया है पूरी पावर उसी के हाथ में है। तो हर ऑफिस बियरर के हाथ में कुछ राइट्स होनी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, और ये हमारे संविधान, हमारे नियम कानूनों में लिखा जाना चाहिए। ये जो भी नियम कानून है, ये इलेक्टेड एज वेल एज नॉन इलेक्टेड हर एक ऑफिसर को मानना पड़ेगा। भले ही आप इलेक्ट होकर गए हो, भले ही आप एग्जाम देकर गए हो, लेकिन आपको ये नियम कानून मानने पड़ेंगे, और हर एक बंदे के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर होनी चाहिए। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेटिक रूल क्या होता है सर? ये नियम कानूनों के हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं कि आपने सरकार चुन ली तो अब उसके पास एकदम अंधी पावर है। नहीं, जब एक सरकार को चुन लिया गया है उसके बाद भी उसे नियम कानूनों को फॉलो करते हुए ही रूल करना है, और कुछ बेसिक आइडियाज को मानते हुए चलना है। उसे संविधान और नियम कानूनों को मानना है और सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो अब आ जाते हैं हम समरी डेफिनेशन पे। सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े उनको एक साथ हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली चीज कि सारे मेजर डिसीजन, पाकिस्तान की कहानी, सारे मेजर डिसीजंस वही लोग लेंगे जिनको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। दूसरी चीज, इलेक्शन ऐसे होने चाहिए कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो चुनने की, और रूलिंग पार्टी अगर है तो ऐसा ना हो कि रूलिंग पार्टी ही जीतती जा रही है, दूसरी पार्टीज को भी इक्वल मौका मिलना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि जो चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, चॉइस और अपॉर्चुनिटी है, वो हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा, जैसे मैक्सिको की बात की थी हमने, तो भाई पाकिस्तान की कहानी से हमने सीखा, ये हमने चाइना की कहानी से सीखा, ये हमने मैक्सिको की कहानी से सीखा। फिर हमने क्या सीखा कि भाई मैक्सिको और इनफैक्ट सऊदी अरेबिया की कहानी से, सऊदी अरेबिया और उसके अलावा फिजी, एस्टोनिया, कि सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और लास्ट कि भाई सरकार अगर चुन ली गई है तो ऐसा नहीं कि सरकार अब कुछ भी कर सकती है, सरकार को भी कुछ बेसिक नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा और लोगों के राइट्स को, लोगों के लॉज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने सीखा जिम्बाब्वे की कहानी से। कहां से सीखा हमने? ये हमने सीखा जिम्बाब्वे की कहानी से। तो ये बेसिकली एक समरी डेफिनेशन है जो हमें बताती है कि भाई क्या क्या चीजें एक बेसिक डेमोक्रेसी के अंदर हमें फॉलो करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या डेमोक्रेसी
में सब कुछ अच्छा है? इज एवरीथिंग गुड इन डेमोक्रेसी? नहीं, डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ खामियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं सर? पहली चीज, डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स लगातार चेंज होते रहते हैं, है ना। हर 5 साल में वोटिंग होती है, तो कोई एक पॉलिसी भाई एक दिन में तो नहीं बनती है, बहुत वक्त लगता है। जब तक पॉलिसी बनी तब तक नया लीडर आ गया, तो क्या इससे इंस्टेबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है सर। दूसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले, कि लोग सिर्फ पावर में आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर मोरालिटी की बात कोई नहीं कर सकता, ये बात तो हम भी मानते हैं, बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि कई सारे लोग, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी डिसीजन लेने से पहले कई सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, कई सारे लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, इतना बड़ा प्रोसेस होता है, और उसी के बाद कोई नियम कानून पास होता है। तो इसके कारण कोई भी इंपॉर्टेंट नियम कानून को पास करने से पहले बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। अब इलेक्टेड लीडर्स जो हैं, जरूरी थोड़ी है कि उन्हें पता हो कि हर एक व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है। भाई कई बार बुरे डिसीजन भी तो वो ले सकते हैं, जैसे अभी हमारी सरकार ने किसान लॉज पास किए थे, या और भी जो नियम कानून पास करते हैं उनका कितना विद्रोह होता है। तो जरूरी थोड़ी है कि सरकार को हर एक चीज पता है कि लोगों के लिए क्या सही है। उसके अलावा डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन है, बिल्कुल है सर। उसके अलावा सर आम लोगों को ये नहीं पता है कई बार कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये डिसीजन बनाओ, ये चीजें करो, लेकिन क्या जरूरी है कि उन्हें पता है कि हमारा ये लीडर सही है या नहीं है? तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, जो क्या कहते हैं कि भाई देखो, डेमोक्रेसी आप जो इतना बड़ाई कर रहे हो, तो क्या डेमोक्रेसी में सब कुछ अच्छा नहीं? डेमोक्रेसी की खामियां भी हैं, डेमोक्रेसी की बुराइयां भी हैं। चलो हमने मान लिया कि डेमोक्रेसी की खामियां हैं, डेमोक्रेसी में बुराइयां हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सारी प्रॉब्लम्स खत्म। नो, इट्स नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन। तो फिर सर इसने हमारे यहां पर गरीबी और भूखमरी को खत्म नहीं किया है, चलो हमने माना, बिल्कुल सही बात है, नहीं खत्म किया है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ ये इंश्योर करती है, हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ ये इंश्योर करती है कि अपने लिए नियम कानून लोग बनाएं, लोग अपने डिसीजन खुद लें। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी है कि लोग अपने लिए सही डिसीजन लेंगे? डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि लोग सही डिसीजन ही लेंगे। डेमोक्रेसी सिर्फ उनको हक देती है कि आप अपने लिए नियम कानून या अपने लिए डिसीजंस ले सकें। अब माना कि लोगों को साथ में लाने से डिले होता है, लेकिन इससे फायदा क्या है? किसी भी नियम कानून पे आने से पहले देश के हर एक व्यक्ति या बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया जाता है, डेलिब्रेशन किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है सर? इससे फायदा यह होता है कि कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, उसमें ऐसे डिसीजन को लिया जा रहा है जिसमें ज्यादा लोगों की सहमति है। माना लीडर्स लगातार चेंज होते रहते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, और कई बार बड़े बड़े डिसीजन को लेने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भाई क्या, फिर ये सवाल हमें इसी पे लेकर आ जाता है ना, तो क्या डेमोक्रेसी किसी भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, या हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे पास कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होनी चाहिए? भाई अब जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ठीक है भाई, डिबेट्स, डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस होते हैं, नो डाउट। डिबेट्स, डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस होते हैं, नो डाउट, मैंने माना, और बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन इससे फायदा क्या है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कंसल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एटलीस्ट वहां पर कुछ गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ज्यादा से मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आपके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये कि जब डिसीजन को लागू किया जाएगा तो एटलीस्ट आपके पास विरोध नहीं आएगा किसी भी कम्युनिटी से। बिल्कुल सही सर। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के सपोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो हमें एक कहानी बताई गई है चाइना की कि 1958-1961 के बीच में चाइना में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा, फेमाइन आया, भूखमरी आई। अब चाइना में जो सरकार थी वो लोगों को बचा नहीं पाई, और माना जाता है कि 3 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। सेम हालात भारत में भी थे, लेकिन भारत में इतने ज्यादा लोग नहीं मारे गए। रीजन बहुत सिंपल सा है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार बनाई जाती है वो सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। आपको पता है चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी थी, तो ऑब्वियस सी बात है उनको ये खौफ तो नहीं है कि अगले साल हम हार जाएंगे। लेकिन भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो उससे फायदा क्या है कि पार्टी को पता है कि अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो अगले इलेक्शन में हम हार जाएंगे। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये लोगों की जरूरतों पर ध्यान देती है और लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो डेमोक्रेटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपने लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करती है, ठीक है, वो भी अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन अपनी मर्जी से। अगर उस सरकार का मन है, अगर उसके रूलर का मन है, तो वो उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करे, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को समझे और लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। बात समझे? दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ कि वो आपकी जरूरतों को सुनते हैं, वो आपकी जरूरतों को समझते हैं और उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी के अंदर कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है। ऑब्वियसली संविधान हमारा यही बोलता है कि पार्लियामेंट के अंदर पहले डिबेट्स डिस्कशन होंगे, फिर लोकसभा से राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, और तब जाके कोई नियम कानून बनेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें टाइम लगता है, लेकिन डेमोक्रेटिक डिसीजन जब लिया जाता है तो कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, डिस्कशन और मीटिंग की जाती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ कोई डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गलतियां होने के चांसेस, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। और इससे फायदा क्या है कि जल्दबाजी में हम कोई भी इर्रेस्पॉन्सिबल या ऐसा डिसीजन नहीं लें जिससे कि लोग नाराज हो जाएं। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। ठीक है सर। अब डेमोक्रेसी में आपको पता है कि एक देश के अंदर कई सारे विभिन्न लोग रह रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल आर लिविंग। भाई अलग अलग धर्म, जाति, एस्पिरेशंस को मानने वाले लोग, उनके अलग अलग बिलीव्स हैं, उनके अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, हर एक चीज बहुत विभिन्न है हमारे देश के अंदर। मतलब क्या कि कोई भी देश बहुत डाइवर्स होता है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन। बिल्कुल सही सर। और अकॉर्डिंग टू दैट उनकी मान्यताएं भी अलग हैं, उनकी जरूरतें भी अलग हैं, उनके विश्वास भी अलग हैं, और उनके लिए जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी अलग है। तो एक डाइवर्सिटी के अंदर आप कभी भी एक ऐसा डिसीजन ले पाए कि भाई वो सबको बेनिफिट करे, वो पॉसिबल है? वो तो थोड़ा मुश्किल है सर। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर एक सबसे अच्छी चीज यही है कि पहली चीज ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है। जो समाज में विभिन्नताएं हैं ये सभी लोगों को साथ लेकर आती है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के पास इक्वल हक है डिसीजन मेकिंग का। तो जब डिसीजन मेकिंग हो रही होगी हर एक ग्रुप अपना इनपुट दे सकता है। और दूसरी चीज, अगर सपोज डिसीजन मेकिंग में कोई गलती हो भी गई तो उसको हम सुधार भी सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का एक जो पहला एस्पेक्ट यही है कि यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम है, लड़ाई होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि हर एक ग्रुप, हर एक कम्युनिटी, हर एक व्यक्ति को प्रॉपर राइट्स दिए जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं। कि भाई देखो, वोटिंग राइट सबको बराबर दी जा रही है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हो, आपने 18 साल कंप्लीट किया। जैसे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर वी फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल का मतलब क्या? सबको। एडल्ट का मतलब क्या? हमारे यहाँ एडल्ट कौन होता है? 18+। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग राइट। तो हमारे संविधान में क्या बोला गया है कि 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति हो उसको वोटिंग राइट दिया जाएगा। मेल, फीमेल, वो किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजन से क्यों ना आ रहा हो, हर व्यक्ति को वोटिंग राइट दिया जाएगा। इससे क्या फायदा है? इससे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, लड़ाई होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि भाई किसी भी सोसाइटी में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग आ रहे होते हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक व्यक्ति का जो मानना है वो दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। एक व्यक्ति के जो प्रेफरेंसेस हैं, एक व्यक्ति के जो चॉइसेस हैं वो दूसरे से अलग हो सकते हैं और उनके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज है। आपको पता है कि आज जो विनर है कल वो लूजर भी हो सकता है। मतलब हर एक ग्रुप के पास इक्वल चांस है कि वो भी सत्ता में आ सकता है, पावर में आ सकता है। बिल्कुल सही सर। अलग अलग ग्रुप साथ में आकर एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी लोगों को साथ रखने में। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड प्रोवाइड कराता है जिससे कि विभिन्नताओं को साथ में लाया जा सके और लड़ाई के चांसेस कम हो जाएं, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएं। चलो, माना कि डेमोक्रेसी एक बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं लेकर आ रही है और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं लेकर आ रही है, लेकिन फिर भी ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक बहुत ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ऐसा हमने देखा क्यों? ठीक है, ऐसा हमने देखा क्यों? हमने ये सारे पॉइंट्स बात कर लिए। ठीक है सर। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सर? डेमोक्रेसी जो है ये लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करती है। भाई डेमोक्रेसी के अंदर जब हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक बंदे की रिस्पेक्ट, हर एक बंदे की समाज के अंदर व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। और क्या कोशिश की जा रही है
कि भाई हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हर एक व्यक्ति की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, और भले ही वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, किसी भी का व्यवस्था से आ रहा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। मतलब आप हर एक व्यक्ति को समान ट्रीट कर रहे हैं और आप यहां पर किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं दे रहे हैं। एक डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई राजा यहां पर डिसीजन ले रहा है, लोग अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं। तो लोगों के पास अगर एटलीस्ट इतना चॉइस है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास वो डिग्निटी है, आपके पास वो रिस्पेक्ट है, और आपका स्टेटस मैटर नहीं करता है। एज आई टोल्ड यू कि भले ही आप अमीर हो, भले ही आप गरीब हो, भले ही आप किसी भी क्लास कम्युनिटी से आ रहे हो, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि आप इस देश के सिटीजन हैं और आपके पास भी इक्वल राइट्स हैं। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की डिग्निटी, लोगों के रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाता है। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है कि सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दे रहे हैं हम, मेल फीमेल कोई भी हो, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। लोग किसी भी राजा की प्रजा नहीं है कि राजा ने कुछ भी बोला और लोगों को सुनना है। लोग स्वयं रूल कर रहे हैं, दे आर सिटीजन्स, वो अपने लिए स्वयं नियम कानून बना रहे हैं। तो इसीलिए अगर वो कभी मिस्टेक कर भी रहे हैं, माना वो मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन वो उस मिस्टेक के जिम्मेदार खुद हैं और वो उसको ठीक भी कर सकते हैं। सो डेमोक्रेसी का एक अगला पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम खुद की मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? भाई हमें कोई सरकार नहीं पसंद आई, 5 साल वाले इलेक्शन हुए, हमने उस सरकार को चेंज कर दिया। सपोज सरकार ने कोई नियम कानून बनाया, हमने उसका प्रोटेस्ट किया, सरकार ने वो नियम कानून बदल दिया, तो ठीक है, माना कि गलती हो सकती है, डिसीजन गलत हो सकते हैं, सरकार गलत हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास एटलीस्ट ये चांस तो है कि आप उसके विरोध में आवाज उठा सकते हैं और उस डिसीजन मेकिंग का विरोध कर सकते हैं। ऑब्वियसली लोगों के पास ये स्पेस है कि वो डिस्कस कर सकें, डिसाइड कर सकें और ये चर्चा कर सकें कि हमसे क्या गलती हुई है और हम उस गलती को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई देखो, हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन कर लिया और हमें समझ आ गया कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है और कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं जो किसी भी देश को डेमोक्रेटिक बनाते हैं और किसी भी देश को नॉन डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ये बात तो हमें समझ आ गई है और ये बात हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गई कि किसी भी डेमोक्रेसी के मिनिमल फीचर्स क्या हैं। हमारे टाइम पे जैसा मैंने बताया कि हम जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो मैंने आपको बताया ही। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि भाई देखो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको एक साथ ला पाना इम्पॉसिबल है कि सबको एक टेबल पर बिठाया जाए 135 करोड़ लोगों को और फिर सब साथ में मिलकर डिसीजन लें। तो हम जनरली क्या करते हैं, लोगों के बिहाफ में हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स नियम कानून बनाते हैं। चलो हमें ये तो पता चल गया कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है और ये सारी चीजें हमें पता चल गई। लेकिन क्या डेमोक्रेसी का सिर्फ इतना ही मतलब है? नहीं, डेमोक्रेसी के इससे ज्यादा भी मतलब है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार तक लिमिटेड नहीं है, डेमोक्रेसी उससे बाहर भी लिमिटेड है। जैसे आप देखिए, हम कुछ बातें करते हैं कि भाई फैमिली के अंदर हम सब लोग बराबर हैं और जितना मेरे पिताजी का डिसीजन मेकिंग में राइट है उतना ही डिसीजन मेकिंग में राइट मेरा भी है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि हमें वो टीचर पसंद नहीं जो हमें बोलने नहीं देते हैं और कुछ ही लोगों को बोलने देते हैं और वो सिर्फ अपने ओपिनियन हमारे ऊपर थोपते हैं, है ना? आप लोगों ने ऐसी बातें सुनी होंगी ना कि भाई एक सरकार के अंदर एक लीडर है और उसकी फैमिली है जो डिसीजन मेकिंग कर रही है एक पार्टी के अंदर और वही पूरे नियम कानून चला रही है। ये कैसी डेमोक्रेसी हुई? इसका मतलब क्या कि एक डेमोक्रेसी के अंदर हर उस व्यक्ति के पास ये राइट होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग का वो हिस्सा बने जो कि उसके नियम कानूनों से अफेक्ट हो रहा है। मतलब एक क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट हैं और अगर हम किसी क्लास के लिए नियम कानून बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उन 40 बच्चों के लिए बन रहा है। तो अगर वो नियम कानून उन 40 बच्चों के लिए बन रहा है तो वो केवल कोई 10 बच्चे नहीं बना सकते हैं। 40 के 40 बच्चों के पास ये हक होना चाहिए कि जब कोई नियम कानून बनाया जा रहा है तो उन सभी से वो पूछा जाए और उन सभी से सलाह मशवरा किया जाए। तो क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या है कि भाई जहां पर हर एक व्यक्ति के कंसल्टेशन, हर एक व्यक्ति का सहमति, हर एक व्यक्ति का कंसेंट लिया जाए और फिर डिसीजन मेकिंग की जाए। क्योंकि देखो, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में तो हम बात समझ चुके हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में क्या अंतर है, अब इसके बारे में हमें बात करना है। ठीक है? भले ही कोई रईस हो, भले ही कोई गरीब हो, हर एक व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग का इक्वल हक होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए। इनफैक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसा
प्रिंसिपल है जो किसी भी लाइफ के स्फीयर में हम अप्लाई कर सकते हैं। कई बार हम एक डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं आइडियल स्टैंडर्ड को सेटअप करने में, कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, बट ये एक आइडियल व्यवस्था को भी बताता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एक ट्रू डेमोक्रेसी तब होगी जब किसी भी देश में कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। एक ट्रू डेमोक्रेसी वो होगा जब मैन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी होगी, जहां पर सेम काम के लिए उनको इक्वल पेमेंट मिलेगी। तो डेमोक्रेसी नेक्स्ट क्या बात करती है कि डेमोक्रेसी के अंदर खुद को ठीक करने की एक बहुत अच्छी वो चीज है कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर आप हमेशा एक बेटरमेंट की ओर जाते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई दिस इज नाउ द फाइनल डेमोक्रेसी, ये एक बेहतर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट स्टेप्स। आपने एक स्टेप पार किया, दूसरा स्टेप, फिर एक स्टेप पार किया और दूसरा स्टेप। तो अपने आप में डेमोक्रेसी का ये एक पॉजिटिव फीचर है कि डेमोक्रेसी का सेल्फ इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है, कि डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट की आप बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी कोई एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि एक आइडियल स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है जो हमें बनना है। देखो भाई, हम कभी ये नहीं कह सकते कि कौन सी डेमोक्रेसी परफेक्ट है या डेमोक्रेसी इज अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट या डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अदर कंट्री, डेफिनेटली सर। अब डेमोक्रेसी के अंदर हमें यह समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ सरकार या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जरूरी नहीं है। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमने बोली तो हमने अपने लीडर्स को चुन लिया, और सिर्फ उनका काम ही नहीं है कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करें। डेमोक्रेसी को चला रहे हैं कौन? लोग। भाई हमने डेमोक्रेसी के बारे में बात ही यही की ना कि व्हाट इज डेमोक्रेसी? सर डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। तो अल्टीमेटली हु इज इंपॉर्टेंट? सर पीपल। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सर केवल और केवल रूलर्स नहीं बल्कि सिटीजन्स भी ये ख्याल रखें कि एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है और वो डेमोक्रेसी को और बेटर कर सकते हैं। जब तक लोग एक्टिवली डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी बेटर होगा। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बस कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, इतनी कहानियां याद नहीं रखनी है। केस स्टडी से सवाल आ सकते हैं आपके पास। अदरवाइज कुछ 5-6 पॉइंट्स याद रखो कि डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या फीचर्स हैं, डेमोक्रेसी के फेवर में क्या फीचर्स हैं, और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी क्यों एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपसे इसी के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाएंगे। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। जब चाहें जैसे चाहें आप अपने कमेंट्स वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, अपने रिव्यूज फीडबैक मुझे दे सकते हैं, बिकॉज आई नो डेफिनेटली हम लोग बैचेस के अंदर तो नहीं पढ़े हैं, एंड ये कोई लाइव सेशन भी नहीं है जहां पर मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली मैं आप लोगों के कमेंट्स को रिव्यू करता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं, और कुछ भी अगर चीज़ मुझे लगती है कि हाँ डेफिनेटली आई नीड टू वर्क ऑन इट, मैं उस चीज़ को लेकर चलता हूं। तो आपके कोई भी जेन्युइन फीडबैक, जेन्युइन सजेशंस हैं, प्लीज फील फ्री टू पुट इट अप, एंड एंजॉय करो, मजे करो। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह पे बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी होती हैं। एक इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ पढ़ाई से नहीं बनती। एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है कि वो कितने अलग अलग एस्पेक्ट्स में कितना प्रोफाउंडली परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपके जो पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज हैं जिसमें आप अच्छे हैं, उस पर भी फोकस कीजिए, उसको भी ग्रो कीजिए, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट? और एक बंदे की पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं बनाती है। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूं। रीजन बीइंग कि भाई आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, आप कैसे खुद को आप बोलते किस तरीके से हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, आप कितने मल्टी डिमेंशनल हैं, दैट इज व्हाट डिफाइंस यू, दैट इज व्हाट मेक्स यू मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो पढ़ाई तो करनी ही है, बट साथ साथ आपके जो इंटरेस्ट है उसको भी फॉलो कीजिए। कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स भी खेलिए, ड्राइंग पेंटिंग अच्छी है वो भी कीजिए, डांसिंग अच्छी लगती है वो भी कीजिए, म्यूजिक पसंद है, सिंगिंग पसंद है वो भी कीजिए। सिर्फ पढ़ाई आपको यूनिक नहीं बनाती है, यूनिक बनाती है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, उस टैलेंट पर काम करो, उसको ग्रो करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं है, किताब पढ़ना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि आप समझें, आप खुद को जाने, राइट? तो जानना शुरू करो खुद को, देखो कि मेरे अंदर मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे जमकर काम करो ताकि वीक पॉइंट्स कम पड़ जाएं। देखो दो चीजें होती है ना, या तो अपनी खामियां कम कर दो या तो अच्छाइयां बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो ये खामियां अपने आप कम दिखने लगेंगी। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर जमकर काम करो और चमको सितारे की तरह यार, तुम्हें किसने रोका है। सेम जैसा डेमोक्रेसी में ना कि यू हैव एंडलेस पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है,
एंड आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बिकम एनीथिंग, यू कैन बिकम एनीवन। तो जस्ट गो फॉर इट। ये भीड़ चाल में आंख में पट्टी बांध कर मत भागो कि नहीं 90% लाना ही अच्छा कहलाता है। नहीं बच्चे, आप अच्छी पेंटिंग करते हो लेकिन 70% ला रहे हो, ट्रस्ट मी आप हीरा हो। ठीक है, आप बहुत अच्छा गाते हो, 70% ला रहे हो, कोई बात नहीं भाई, अच्छा गाते हो ना यार, आप बेटर हो, किसी ना किसी चीज में आप बेटर हो। सो बस हमें बेटर होना है, हर रोज कुछ सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इसी के साथ अपना लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। कभी मुझसे जुड़ना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी यू कैन फाइंड मी आउट Sameer.Tripathi। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बट हाँ, जेन्युइन कंसर्न अगर कुछ हो तो आप मुझे यहाँ पर आकर पिंग कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। तो आपके कोई भी जेन्युइन कंसर्न हो, ठीक है, मतलब कुछ भी डाउट हो तो वो पुटअप कर देना, अपना नाम मेंशन कर देना, आप बैच मेंशन कर देना। एंड अगर कोई भी डाउट है आप पुटअप कर देना, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।